नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लोकसभा में वीबीजी रामजी बिल हुआ पेश। प्रियंका गांधी बोली, सरकार को नाम बदलने की सनक। थरूर ने कहा, राम का नाम बदनाम न करो। जी हां दोस्तों, लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी बिल 2025 पेश किया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इस बिल का विरोध करते हैं और योजना का नाम बदलने की सनक समझ नहीं आती। बिना चर्चा के, बिना सलाह लिए विधेयक को पास न करें, इसे वापस लें, नया विधेयक पेश करें। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी मेरे परिवार के नहीं, मेरे परिवार जैसे ही हैं। पूरे देश की यही भावना है। कम से कम स्थायी समिति के पास इस बिल को भेजें। कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर पेश नहीं होना चाहिए और ना ही पास होना चाहिए। वहीं दोस्तों, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी वीबीजी रामजी बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का नाम बदलना सही नहीं है। महात्मा गांधी का नाम राज्य का विजन पॉलिटिक्स नहीं, सामाजिक विकास था। उनका नाम ही हटाना गलत है। राम का नाम बदनाम ना करो। वैसे दोस्तों, केंद्र सरकार के इस बिल के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, केवल BS6 गाड़ियों को ही एंट्री। पर्यावरण मंत्री बोले, आम आदमी पार्टी की छोड़ी गई बीमारी कम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली NCR में मंगलवार को जहरीले स्मोक की परत छाई रही। इसको लेकर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि गाड़ी की वैध PUC यानी कि पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी कि प्रदूषण सर्टिफिकेट के बिना 18 दिसंबर से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों की ही एंट्री मिलेगी। इसके अलावा सभी गाड़ियों की एंट्री बंद कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे वाहनों के चालान किए जाएंगे। वहीं दोस्तों, सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली वासियों से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि नई सरकार हर दिन हवा की गुणवत्ता सुधारने का काम कर रही है और यह कोशिश भी कर रही है कि आम आदमी पार्टी की छोड़ी गई प्रदूषण की समस्या को ठीक किया जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अंबानी और अडानी जितनी संपत्ति एलन मस्क की एक दिन में बढ़ी। 58 लाख करोड़ नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति। स्पेस एक्स की वैल्यू 72.80 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की संपत्ति $600 बिलियन यानी कि 54.60 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। एलन मस्क नेटवर्थ का यह आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को एलन मस्क की संपत्ति $500 बिलियन यानी कि 45.50 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई थी। स्पेस एक्स की $800 मिलियन 72.80 लाख करोड़ का वैल्यूएशन और IPO आने की खबर के बाद एलन मस्क की संपत्ति में एक ही दिन में लगभग $168 मिलियन यानी कि 15 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। यह भारत के 2 सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की नेटवर्थ के लगभग बराबर है। दोनों की संपत्ति 16 लाख करोड़ है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। MP के सतना में प्रदूषित खून चढ़ाने से 4 बच्चों को HIV हुआ। परिजन बोले, मासूम उल्टी कर रहे, दवा भी बेअसर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना जिले अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित 4 बच्चों का HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। यह मामला 4 महीने पुराना है और इसकी जांच चल रही है। अधिकारियों को शक है कि बच्चों में इन्फेक्शन फैलने की वजह दूषित सुइयों का इस्तेमाल या फिर खून चढ़ाना हो सकता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव शुक्ला ने भोपाल में पत्रकारों से कहा कि उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट भी मांगी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गोवा अग्निकांड, लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया। गोवा पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया। 25 लोगों की मौत के बाद भागे थे। जी हां दोस्तों, गोवा के नाइट क्लब ब्रिज बाय रोमियो लेन अग्निकांड मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से दिल्ली लाया गया है। भारतीय सुरक्षा अधिकारी दोनों भाइयों के साथ मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस की एक टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड की इजाजत मिलते ही पुलिस दोनों को लेकर गोवा जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को मिली राहत। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज की। कहा, मामला FIR नहीं बल्कि निजी आरोपों से जुड़ा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ 5 अन्य के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ED ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। रावत एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट एक व्यक्ति की निजी शिकायत से जुड़ी है, न कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत अनुसूचित अपराध से जुड़ी FIR पर। ऐसे में इस पर संज्ञान लेना संभव नहीं है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर हमलावर पाकिस्तानी नहीं भारतीय था, बड़ा दावा। इंडियन पासपोर्ट पर फिलीपींस गया, 1 महीने पहले हमले की प्लानिंग की थी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी लोगों पर हमला करने वाला आतंकी भारतीय था। यह दावा CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स में आतंकी के पाकिस्तानी होने का दावा किया जा रहा था। CNN के मुताबिक फिलीपींस के अधिकारियों ने यह पुष्टि की है कि आतंकवादी साजिद अकरम अपने बेटे नवीद के साथ पिछले महीने 1 नवंबर को फिलीपींस गया था। इस दौरान साजिद ने इंडियन जबकि उसके बेटे ने ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। वो लोग 1 महीने से हमले की तैयारी कर रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने UN में पाकिस्तान को फटकार लगाई, इमरान खान को जेल, आसिम मुनीर को खुली छूट। राजदूत बोले पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरीश पर्वत नेगी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति में जो उथल पुथल चल रही है उसका सीधा रिश्ता उसके सीमा पार आतंकवाद से है। राजदूत ने कहा कि पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, उनकी पार्टी पर रोक लगा दी गई है और 27वें संशोधन के जरिए सेना ने संविधान को अपने हिसाब से मोड़ दिया। भारत ने इसे संवैधानिक तख्ता पलट बताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मोदी जी को 2 चीजों से पक्की नफरत है, महात्मा गांधी के विचारों से और गरीबों के अधिकारों से। राहुल गांधी ने बोला हमला। जी दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मनरेगा के स्थान पर लाए जा रहे विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को महात्मा गांधी के आदर्शों का अपमान करार दिया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्रपिता के विचारों तथा गरीबों के अधिकारों से नफरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस इस जन विरोधी विधेयक का सड़क से लेकर संसद तक पुरजोर विरोध करेगी। सरकार ने विपक्ष के तीखे विरोध के बीच मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश किया, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोना 1113 रुपए गिरकर 1.32 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी की कीमत भी 1446 रुपए कम हुई। जी हाँ दोस्तों, सोने चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA के अनुसार 10 ग्राम सोना 1113 रुपए गिरकर 1,32,136 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले दोस्तों सोने की कीमत 1,33,249 रुपए थी। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी का दाम आज 1,446 रुपए गिरकर 1,91,971 रुपए पर आ गया। इससे पहले चांदी 1,93,417 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं दोस्तों बात करें कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतों की तो दोस्तों 14 कैरेट सोने की कीमत 77,300 रुपए, 18 कैरेट की कीमत 99,102 रुपए, 22 कैरेट की कीमत 1,21,037 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोना 1,32,136 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख महानगरों में क्या चल रही है सोने की कीमतें। तो दोस्तों जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1,34,010 रुपए है। वहीं दोस्तों कोलकाता में 1,33,860 रुपए प्रति 10 ग्राम है। भोपाल में 1,33,910 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि दोस्तों मुंबई में 1,33,860 रुपए प्रति 10 ग्राम कीमत चल रही है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज वीडियो को देश के कौन से राज्य से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जनगणना में प्रति व्यक्ति 82 रुपए का खर्च आएगा। 2011 के मुकाबले 5 गुना ज्यादा राशि। 2021 में 64 रुपए प्रति व्यक्ति बजट था तय। जी दोस्तों भारत में 2026-27 में होने वाली जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसमें प्रति व्यक्ति खर्च 82 रुपए तक पहुंच जाएगा। 2011 में यह खर्च सिर्फ 18 रुपए था, जबकि 2021 की टली हुई जनगणना के लिए 64 रुपए प्रति व्यक्ति का बजट तय किया गया था। केंद्र सरकार ने 2027 की जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दी है। दरअसल दोस्तों यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले 2026 में मकानों की सूची और हाउसिंग जनगणना की जाएगी, फिर 2027 की शुरुआत में जनसंख्या की गिनती होगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मेसी विवाद, बंगाल के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का इस्तीफा, SIT जांच करेगी। स्टेडियम CEO को हटाया। फुटबॉलर 22 मिनट रुके थे, नाराज फैंस ने तोड़फोड़ की थी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री अरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल दोस्तों 13 दिसंबर को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में फुटबॉलर लियोन मेसी के कार्यक्रम में हुई तोड़फोड़ और अव्यवस्था की घटना के बाद उन्होंने CM ममता बनर्जी को इस्तीफे की पेशकश की थी, जो मंगलवार को स्वीकार हो गया। TMC सांसद कुणाल घोष ने फेसबुक पोस्ट में दावा किया था कि अरूप बिस्वास ने CM ममता बनर्जी को पत्र लिखकर उन्हें खेल मंत्री के दायित्व से मुक्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने इस्तीफे की एक कॉपी भी अपनी पोस्ट में शेयर की थी, हालांकि वो आधिकारिक लेटरहेड नहीं था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
कहराते रुपए को नहीं मिली राहत, मंगलवार को फिर टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। जी हां दोस्तों, भारतीय रुपए में कमजोरी का सिलसिला लगातार बना हुआ है और मंगलवार को यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले एक बार फिर नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता बनी रहने और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते शुरुआती कारोबार में रुपया 36 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पहली बार 91 रुपए के स्तर को पार कर गया। रुपया पिछले 10 कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले 90 से गिरकर 91 पर आ गया है। यह पिछले 5 सत्र में ही डॉलर के मुकाबले 1% लुढ़क चुका है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एमपी में भीषण कोहरा, 50 मीटर दूर देखना भी मुश्किल। यूपी में 4 दिनों में 110 गाड़ियां टकराई। राजस्थान के 20 शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम। जी हां दोस्तों, देश के मैदानी इलाकों में घना कोहरा छा रहा है। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में मंगलवार सुबह भीषण कोहरा रहा। इन जिलों में सुबह 8 बजे तक 50 मीटर दूर कुछ भी देखना मुश्किल था। राज्य के 16 शहरों में सोमवार को भीषण सर्दी रही। इन शहरों में तापमान 10 डिग्री से कम रहा। उधर दोस्तों, यूपी के लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या और गोरखपुर समेत 35 शहर मंगलवार सुबह कोहरे की चादर में लिपटे रहे। सड़कों पर 10 मीटर तक देखना भी मुश्किल था। राज्य में पिछले 4 दिनों में कोहरे के कारण अलग अलग सड़क हादसों में 110 गाड़ियां आपस में टकरा गई। इनमें 15 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में कोहरे के कारण स्कूल बस और बोलेरो की टक्कर हो गई, जिसमें 12 लोग घायल हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा था। आज 5 राज्यों और यूटी के ड्राफ्ट रोल जारी होंगे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आज स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस मामले में अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब भी मांगा है और बड़ी टिप्पणियां की है। वहीं दोस्तों, 11 दिसंबर को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि चुनाव आयोग को इतनी गहराई से जांच करने का अधिकार नहीं है। एक अन्य वकील ने कहा कि ईसी वोटरों को शक की नजर से देखकर पुलिस की तरह जांच नहीं कर सकता। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल समेत कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की है। वहीं आज पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल भी जारी होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो उसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 534 अंक गिरकर 84,680 पर बंद। निफ्टी भी 167 अंक लुढ़का। एक्सिस बैंक और जोमेटो 5% टूटे। बैंकिंग और ऑटो शेयर्स में रही बिकवाली। जी हां दोस्तों, हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 534 अंक गिरकर 84,680 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 167 अंकों की गिरावट रही। ये 25,860 के स्तर पर आ गया। वहीं दोस्तों, सेंसेक्स के 30 में से 23 शेयर आज गिरकर बंद हुए। एक्सिस बैंक और जोमेटो में 5% की गिरावट रही। टाइटन और एयरटेल के शेयर करीब 2% चढ़कर बंद हुए। निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 39 शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इंडिगो ट्रेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइसर मोटर्स और ओएनजीसी रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स 2025 ब्लैक वारंट बनी बेस्ट वेब सीरीज। जयदीप अहलावत और अनन्या पांडे को भी मिला अवार्ड। जी हां दोस्तों, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स का 6ठा संस्करण 15 दिसंबर को मुंबई में आयोजित किया गया। इस समारोह में आलिया भट्ट, विकी कौशल सहित कई बड़े सितारे मौजूद रहे। पाताल लोक सीजन 2, ब्लैक वारंट और खौफ जैसे शो ने कई अवार्ड्स जीते। वहीं वेब ओरिजिनल्स फिल्म्स में गर्ल्स विद बी गर्ल्स, स्टोलन और सेक्टर 36 को भी अवार्ड्स मिले। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीतीश कुमार के हिजाब खींचने पर भड़की जायरा वसीम। दंगल गर्ल ने पोस्ट लिखकर सीएम को लगाई फटकार, बोली बिना शर्त माफी मांगे। जी हां दोस्तों, सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें वो महिला डॉक्टर को प्रमाण पत्र देते वक्त उसके चेहरे से हिजाब खींच देते हैं। उनके इस एक्ट पर सियासी घमासान तो मचाई है, इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को भी रिएक्शन देना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, दंगल फेम जायरा वसीम ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार पर अपना गुस्सा निकाला। जायरा ने अपने एक्स अकाउंट पर नीतीश कुमार को टैग करके लिखा कि एक महिला की गरिमा और मर्यादा कोई खिलौना नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, खासकर पब्लिक स्टेज पर तो बिल्कुल भी नहीं। एक मुस्लिम महिला होने के नाते किसी दूसरी महिला के नकाब को इतनी लापरवाही से खींचते हुए देखना और साथ ही उस बेपरवाह मुस्कान को देखना बहुत ही आक्रोशजनक था। पावर सीमाओं का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देती है। नीतीश कुमार को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के मंत्री ने माफी मांगी, बीमारी बताकर आम आदमी पार्टी का नाम लिया था। दरअसल दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण कम करने के काफी जतन किए गए। दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल बारिश की भी कोशिश की, सब बेकार रहा, कोई नतीजा नहीं निकला। यह बात भी सही है कि ये लॉन्ग टर्म दिक्कत है, मगर सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़े प्रदूषण को लेकर माफी मांगी है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 10 महीनों में किसी भी सरकार के लिए प्रदूषण को पूरी तरह खत्म कर पाना संभव नहीं है। असल में रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री सिरसा ने प्रदूषण को एक बीमारी बताते हुए इसकी जिम्मेदारी पिछली आम आदमी पार्टी सरकार पर डाली है। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सिरसा ने कहा कि उनकी सरकार प्रदूषण कम करने के लिए लगातार काम कर रही है और हालात में धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संगीता बरुआ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट रामनाथ गोयंका पुरस्कार से सम्मानित है। जी हाँ दोस्तों, जर्नलिस्ट संगीता बरुआ पिशारोती रविवार 14 दिसंबर को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (पीसीआई) की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई। उन्हें 1019 वोट मिले। वहीं उनके प्रतिद्वंदी अतुल मिश्रा और शर्मा अरुण को क्रमशः 129 और 89 वोट मिले। पिशारोती राजनीति और खोजी पत्रकारिता में लंबे अनुभव वाली वरिष्ठ पत्रकार है और पीसीआई के 2024 के चुनाव में उपाध्यक्ष चुनी गई थी। उस दौरान वो मीडिया संस्थान द वायर में नेशनल अफेयर्स एडिटर थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब खैर नहीं, फर्जी डोनेशन दिखाकर रिफंड्स लेने वालों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, फर्जी डोनेशन दिखाकर टैक्स रिफंड लेने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, आयकर विभाग ने ऐसे टैक्स पेयर्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त जांच शुरू कर दी है, जो इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि ITR फाइल करते समय राजनीतिक दलों या फिर विभिन्न संस्थानों को कथित चंदा देने का झूठा दावा कर रिफंड हासिल करने की कोशिश करते हैं। विभाग का कहना है कि अब इस तरह के मामलों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मैक्सिको में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन हुआ क्रैश, 7 लोगों की मौत। फुटबॉल ग्राउंड पर लैंडिंग की कोशिश में विमान फैक्ट्री की छत से टकराया। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिको में मंगलवार को इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक प्राइवेट जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता है। हादसे का शिकार हुआ प्राइवेट प्लेन सोमवार को अकापुल्को से तोलुका एयरपोर्ट पर जा रहा था। इसी दौरान प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई और इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सैन मातेओ एंटेनिको इलाके में एक फैक्ट्री से टकरा गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जज केश कांड, सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस, पूछा राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नामंजूर, फिर जांच पैनल क्यों बनाया, संसद में यह कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी किया। याचिका में वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोकसभा द्वारा अकेले बनाई गई 3 सदस्यीय जांच समिति की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन राज्यसभा ने उसे मंजूर नहीं किया। फिर भी लोकसभा ने अकेले जांच समिति बनाई, जो कि गलत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और AJ मसीह की बेंच ने लोकसभा स्पीकर कार्यालय और दोनों सदनों के महासचिवों से जवाब मांगा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मथुरा में 8 बसें 3 कारें टकराई, 13 लोग जिंदा जले, शरीर के टुकड़े 17 पॉलीथीन में लेकर जाने पड़े। एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते हादसा, 70 लोग घायल। जी हाँ दोस्तों, मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर कोहरे के चलते 8 बसें और 3 कारें भिड़ गई। टक्कर होते ही गाड़ियों में आग लग गई। भाजपा नेता समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई, 70 लोग घायल हैं। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, क्योंकि बसों में कटे हुए अंग मिले हैं। पुलिस उन्हें 17 पॉलीथीन बैग में भरकर लेकर गई है। अब DNA टेस्ट से इनकी पहचान की जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत की सबसे लंबी नदी का नाम, तो जल्दी से उस नदी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।